गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ अभिग्रहित पोस्टुलेट्स। जो है हमने लास्ट क्लासेस में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करी थी और उसमें हमने माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट देखा था और हमने कहा था कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है क्योंकि ये नेगेटिव रिजल्ट्स देता है और उसके नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन आए और आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे कहा गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और इस सिद्धांत को देने के लिए आइंस्टाइन ने कुछ पोस्टुलेट्स माने हैं। तो देखिए, आइंस्टाइन ने जो कुछ अभिग्रहित माने हैं वो इस प्रकार से हैं। अभिग्रहित मतलब किसी भी थ्योरी को देने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले कुछ हम अवधारणाएं मान लेते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं, उन्हें अभिग्रहित करते हैं, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत के लिए दो अभिग्रहित थे। एक अभिग्रहित माना कि मुक्त आकाश में घटित सभी भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी दो निर्देश तंत्र यदि आप लें, ये एक निर्देश तंत्र हो गया, ये दूसरा निर्देश तंत्र हो गया, और इन दोनों के बीच में कैसी गति है? सापेक्ष गति है जो कि नियत वेग से है। मान लीजिए ये तो क्या है? स्थिर है, और ये वाला निर्देश तंत्र v वेग से गतिशील है। तो ये कहना चाहता है, ये पहला अभिग्रहित कहना चाहता है कि जो नियम इस निर्देश तंत्र में लागू होंगे वही सारे नियम इस निर्देश तंत्र में भी वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो कौन कौन से हमारे पास फिजिक्स के नियम होते हैं? देखिए, जिस तरह से है संवेग संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, इस तरह से जितने भी संरक्षण नियम जो है इस निर्देश तंत्र में लागू होते हैं तो इस निर्देश तंत्र में भी लागू होंगे। यही ये कहना चाह रहा है कि सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील। तो ये नियत सापेक्ष वेग v से गतिशील है, इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति हो रही है और सापेक्ष वेग का मान कितना है? v है। तो गतिशील निर्देश तंत्रों में समान रहते हैं। तो जितने भी नियम होंगे, जैसे संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, जितने भी संरक्षण नियम हैं दुनिया भर के, सभी नियम निर्देश तंत्रों में एक समान रूप से लागू होंगे। ठीक है, यही हमारा पहला अभिग्रहित कहता है। इसे आप तुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब दोनों में समान होते हैं। ठीक है, इसे न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। न्यूटोनियन थ्योरी क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले इस सिद्धांत को बताया था, तुल्यता के सिद्धांत को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था और इसी न्यूटन के सिद्धांत को इसने अपना पहला अभिग्रहित बना लिया आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देने के लिए। तो इसीलिए ये क्या है? न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। दूसरा जो अभिग्रहित है वो देखते हैं हम। दूसरा अभिग्रहित है मुक्त आकाश में सभी प्रेक्षकों के लिए प्रकाश का वेग अचर है। ये हमने पहले भी बताया था कि आइंस्टाइन ने क्या कहा कि प्रकाश का वेग अचर है। माइकलसन मोरले ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रकाश का वेग अचर है ये तो उसको पता था, लेकिन उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक माध्यम मान लिया। ठीक है, माध्यम मान लिया और उस माध्यम ईथर माध्यम में उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव रिजल्ट्स आ गए हैं। ठीक है, और उन्हीं नेगेटिव रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन आए और आइंस्टाइन ने कहा कि मुक्त आकाश में, ठीक है, क्या होना चाहिए? ईथर नामक माध्यम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग अचर होता है। देखिए, यहाँ मुक्त आकाश को समझिए। मीडियम जब कोई होगा, माध्यम जब कोई होगा, तब तो प्रकाश का वेग अचर नहीं होगा, तब वो चेंज हो सकता है। जैसे आपने प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन देखा होगा, तो अपवर्तन में क्या होता है? इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर जल है, यहाँ पर वायु है और ये जल है। तो जब कोई प्रकाश की किरण है इस तरह से आती है तो ये अभिलंब के पास हो जाती है, अभिलंब के निकट झुक जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के वेग में, चाल में परिवर्तन आया है। यहाँ पर प्रकाश c चाल से ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रकाश की चाल होगी वो c से कुछ कम हो जाएगी। तो यहाँ प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का वेग है,
वो माध्यम पर तो निर्भर करता है। माध्यम परिवर्तित होने के साथ में प्रकाश की चाल परिवर्तित होगी, अचर नहीं होगी। लेकिन यहाँ किसकी बात की जा रही है? मुक्त आकाश की। तो मुक्त आकाश में प्रकाश का वेग अचर होगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि प्रेक्षक की गति क्या है या सोर्स की गति क्या है, स्रोत की गति क्या है और उनकी दिशा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है और ये बल्ब स्थिर है और जो देखने वाला प्रेक्षक है वो चाहे इधर आ रहा हो चाहे उधर जा रहा हो, या फिर प्रेक्षक स्थिर हो और ये सोर्स गति कर रहा हो, चाहे इधर गति कर रहा हो चाहे इधर गति कर रहा हो, या फिर दोनों ही गति कर रहे हो, प्रकाश की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि वो मुक्त आकाश में है। ये इसका दूसरा पोस्टुलेट हो गया है। और इस प्रकाश का वेग ये कि अचर है मुक्त आकाश के लिए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सॉरी, इसीलिए इसे सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं, क्योंकि इसका मान मुक्त आकाश के लिए नियत है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे हम देखेंगे लॉरेंट्ज़ रूपांतरण। देखिए, हमने रूपांतरण समीकरण देखे थे पिछले क्लासेस में, और उसके बाद हमने गैलीलियन रूपांतरण भी देखा था, और अब हम देखेंगे लॉरेंट्ज़ रूपांतरण। लॉरेंट्ज़ रूपांतरण क्यों किया गया, लॉरेंट्ज़ रूपांतरण और गैलीलियन रूपांतरण में क्या अंतर है, वो हम देखेंगे। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो गैलीलियन रूपांतरण और लॉरेंट्ज़ रूपांतरण दोनों में एक छोटा सा अंतर है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो एक बहुत बड़ा अंतर है। तो छोटा अंतर भी है और बहुत बड़ा अंतर भी है। किस तरह से है ये अंतर, ये अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हम देखेंगे लॉरेंट्ज़ रूपांतरण। रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं? एक निर्देश तंत्र को दूसरे निर्देश तंत्र से संबंधित करने वाले जो समीकरण होते हैं उन्हें ही रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो हम गैलीलियो के रूपांतरण समीकरण देख चुके हैं, अब हम देखेंगे लॉरेंट्ज़ के रूपांतरण समीकरण। तो मान लीजिए आपके पास एक निर्देश तंत्र है, यह आपके पास एक निर्देश तंत्र हो गया, थोड़ा बड़ा बना लें। एक निर्देश तंत्र है x, y एंड z, इसे S निर्देश तंत्र कह लीजिए। एक और निर्देश तंत्र है आपके पास S', जिसके साथ हमें रूपांतरण समीकरण बताने हैं। इनिशियली हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के संपाती है, तो x' हो गया, y' हो गया और z' हो गया। ठीक है, ये हमने दोनों एक दूसरे के संपाती मान लिए इनिशियली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ मूल बिंदु पर O और O' दोनों एक ही जगह है, मूल बिंदु पर एक कोई लाइट सोर्स रखते हैं। लाइट सोर्स कुछ भी, बल्ब मान लीजिए, टॉर्च मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो बल्ब जो होगा, जैसे ही बल्ब को ऑन किया जाएगा तो उसके चारों तरफ प्रकाश की किरणें चलेंगी और चलकर एक तरंगाग्र का निर्माण कर लेती है। इस तरह से गोलीय तरंगाग्र का निर्माण होगा बल्ब की सहायता से। तो ये क्या है? गोलीय तरंगाग्र है। गोलीय तरंगाग्र का निर्माण हो गया। अब हमने क्या किया, इस निर्देश तंत्र को मूव करवाया, सापेक्ष गति करवाई हमने। एक पहली बात तो ये कि ये कैसा निर्देश तंत्र है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। अब इसके सापेक्ष दूसरा निर्देश तंत्र नियत वेग से गति करेगा तो वो भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो ये दोनों निर्देश तंत्र कैसे हुए? जड़त्वीय निर्देश तंत्र हुए। अब हमें इस डैश जो तंत्र है, S' तंत्र जो है, इसे v वेग के साथ गति करवाना है और इस तरंगाग्र पर स्थित किसी बिंदु P के ऊपर स्टडी करनी है। ठीक है, तो इससे तो मैं अभी इरेज कर ही देती हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा वरना। ये बस आपको समझाने के लिए कि हम किस बिंदु पर अपनी स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक हमारे पास निर्देश तंत्र हो गया हमारा S निर्देश तंत्र।
ये एस निर्देश तंत्र हो गया, एक्स वाई एंड जेड। और हमने एक और निर्देश तंत्र लिया जिसे हमने एक्स के अनुदिश ही गति करवाई, एक्स दिशा के अनुदिश हमने इसको गति करवाई। तो ये जेड डैश, एक्स डैश और वाई डैश, और ये एस डैश तंत्र हो गया। हमने इस तरह से गति करवाई है सॉरी। और यहाँ पर तरंगाग्र का कोई बिंदु P है, ये मूल बिंदु इसका O हो गया और इसका O डैश हो गया। तो अगर हम S तंत्र में देखें तो उस बिंदु P की स्थिति, ये बिंदु P की स्थिति S तंत्र के लिए है और ये बिंदु P की स्थिति S डैश तंत्र के लिए है। तो S तंत्र में इसकी स्थिति देखिए, तो S तंत्र में देखिए एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, हमने बताया था स्टार्टिंग में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने स्टार्ट करी थी तो हमने ये कहा था कि समय जो है वो अचर नहीं है, परिवर्तित होता है। देखिए होता क्या है, जब प्रकाश के वेग से या प्रकाश के लगभग प्रकाश के वेग से कोई वस्तु गति करती है तो उसका समय नियत नहीं रहता है। एक निर्देश तंत्र में आप कुछ और समय देखते हैं, दूसरे निर्देश तंत्र में आप कुछ और समय देखते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे एक्स वाई जेड चेंज हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे समय भी चेंज होगा अलग अलग निर्देश तंत्रों के लिए। तो इस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में हम कण के लिए जो स्थिति ले रहे हैं वो एक्स वाई जेड और टी समय लेंगे, और साथ ही एस डैश तंत्र के लिए क्या लेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश, क्योंकि यहाँ पर समय अचर नहीं है, समय भी परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर समय का भी एक नया कोऑर्डिनेट बना लिया है। तो एस तंत्र में टी समय लगा, यदि प्रकाश को यहाँ से यहाँ चलने में टी समय लगा तो टी समय किसके बराबर होगा, दूरी बटा चाल, यानी कि ओपी बटा चाल कितनी है, प्रकाश की सी है, और ओपी डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। दिस इज इक्वल अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, सी टी आप इधर ले गए, इस सी को आपने टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसे आप लिख सकते हैं, इसका पक्षांतरण कर लीजिए, ये समीकरण हमारी एक हो गई है। इसी तरह से एस डैश तंत्र में आप देखें तो एस डैश तंत्र में आप क्या लिख सकते हैं कि टी डैश समय लगता है, तो टी डैश समय कितना होगा, ओ डैश पी डैश नहीं, ये तो पी ही है, अपॉन सी, ये डिस्टेंस हो गई आपकी। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस सी को इधर मल्टीप्लाई करें और फिर इसको स्क्वायर कर दें और फिर पक्षांतरण कर दें, तो ऊपर जो hमारी समीकरण बनी है ये समीकरण एक, इसी तरह की एक और समीकरण बन जाएगी, ये समीकरण 2 हो गई। अब मान लीजिए हम ये कहें कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी यहाँ पर मान्य है, लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लगाए तो देखिए किस तरह से हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये दोनों समीकरणें हमने किसके लिए लिखी है, पी बिंदु के लिए लिखी है, यानी कि एक ही बिंदु के लिए लिखी है। तो ये जो दोनों समीकरण हैं इनका प्रारूप, इनका जो लिखने का तरीका है वो एक ही तरह का होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर इसमें और इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, एक्स डैश स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। इसी तरह से वाई वाई डैश जेड जेड डैश टी और टी डैश में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें, अगर गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हम लगाएं, गैलीलियन रूपांतरण अगर हम लगाएं तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x डैश को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वी टी। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमें याद होने चाहिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन्हें। y डैश यहाँ पर y के बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि केवल x के अनुदिश गति हो रही है, तो y और z में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और t डैश इज इक्वल टू टी होता है। ये बात किसने कही, गैलीलियो ने कही कि गैलीलियो के अनुसार निर्देश तंत्रों में समय अचर रहता है। पर क्या वास्तव में अचर रहता है, ये बात हम अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर गैलीलियो के अनुसार हम टी डैश और टी को एक समान मान लेते हैं।
अब इस समीकरण में गैलीलियो रूपांतरण समीकरण गैलीलियो रूपांतरण लगाएं तो x माइनस वी टी इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस तो देखिए इस समीकरण 3 और समीकरण 1 को देखिए, हमने कहा था कि ये जो दो समीकरणें थी 1 और 2, इन दोनों का प्रारूप एक ही तरह का होना चाहिए क्योंकि ये एक ही बिंदु के लिए है। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका प्रारूप एक ही तरह का होना चाहिए। तो अब हम 1 और 3 को कंपेयर करें। यहाँ पे हमने क्या लगाया थे, 2 में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण लगाए थे, तो हम कंपेयर करें 1 और 3 को कंपेयर करें तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वाई स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, डैश तो हट जाएगा ना, वाई डैश की जगह वाई लिख दिया, जेड डैश की जगह जेड लिख दिया गैलीलियो रूपांतरण के अनुसार। ठीक है, जेड स्क्वायर है वो जेड स्क्वायर आ रहा है, सी स्क्वायर है यहाँ पर हमने, हाँ ये पक्षांतरण किया तो सी स्क्वायर आ गया ना, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है, ये किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये टर्म तो आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये फिर भी आ रहा है। कब आ रहा है, जब हमने गैलीलियो रूपांतरण समीकरण लगाए हैं। इसका मतलब इस स्थिति में गैलीलियो रूपांतरण समीकरण लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर जो पिंड है उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, जहाँ प्रकाश का वेग आ जाता है, प्रकाश का वेग अचर है, वहाँ गैलीलियो रूपांतरण समीकरण लागू नहीं होते। लागू नहीं होते या फिर आप कह दें कि अमान्य हैं। ठीक है, जहाँ पर प्रकाश का वेग आ जाएगा वहाँ पर गैलीलियो रूपांतरण समीकरण लागू नहीं किए जा सकते। इसीलिए यहाँ पर लॉरेंट्ज ने अपना काम किया। जब प्रकाश के वेग को हम कंसिडर करते हैं, प्रकाश का वेग अचल है, तब लॉरेंट्ज ने अपना काम किया और अपने कुछ समीकरण दिए। अब समीकरण किस आधार पर दिए ये भी देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है, जो एक्स्ट्रा टर्म है, इसमें एक्स और टी के टर्म आ रहे हैं। इसका मतलब जो x है, x डैश है, कहाँ गया हमारा x डैश, ये रख, तो जो x डैश है वो x और t पे डिपेंड कर रहा है। ये तो गैलीलियो रूपांतरण में भी कर रहा था, x डैश जो है x और t पे डिपेंड कर रहा था। गैलीलियो रूपांतरण में भी ये चीज़ ठीक थी, लेकिन जो यहाँ पर t है, t डैश है, उसे नियत मान लिया गया, समय को नियत मान लिया। लेकिन ये टर्म कब हट सकता है यहाँ से, जब हम t डैश को भी x और t का एक लीनियर फंक्शन मान ले। जिस तरह से x डैश हमारा x और t में लीनियर फंक्शन है, उसी तरह से t डैश को भी यदि x और t का लीनियर फंक्शन मान लिया जाए तो इस टर्म को यहाँ से हटाया जा सकता है, और यही काम किया लॉरेंट्ज ने। तो अब हम लॉरेंट्ज का काम देखते हैं। स्पेस हमारे पास कम है, तो जिन समीकरणों की हमें दोबारा ज़रूरत पड़ेगी हम उन्हें लिख लेंगे। समीकरण 3 तक हम काम कर चुके हैं ना। तो देखिए लॉरेंट्ज ने क्या काम किया, लॉरेंट्ज ने ये माना कि x डैश जो है लीनियर फंक्शन है x और t का। तो लीनियर फंक्शन में जो कोफिशिएंट है वो है अल्फा x प्लस बीटा t। ये इक्वेशन नंबर 4 आप देख लीजिए। और y डैश यहाँ पर y ही रहेगा,
क्योंकि x के अनुदिश गति हो रही है, z डैश भी z ही रहेगा, लेकिन जो t डैश है वो t डैश लीनियर फंक्शन हो जाता है x और t का। तो यहाँ पर हमने दो कोफिशिएंट लिए अल्फा बीटा, तो t के लिए हम ले लें गामा x प्लस डेल्टा t, ये हमने t के लिए फंक्शन ले लिया। अब देखिए हम कहें कि s डैश तंत्र s के सापेक्ष v वेग से चल रहा है, कि ये जो तंत्र है वो v वेग से चल रहा है s के सापेक्ष। तो यहाँ पर dx बाय dt s के सापेक्ष, s तंत्र के सापेक्ष वेग आप कहेंगे इसे, सापेक्ष वेग, s तंत्र के सापेक्ष वेग dx बाय dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ये समीकरण 5 हो गई है, ठीक है, v वेग से गति कर रही है। अब इस समीकरण में, समीकरण 4 में आप x डैश को 0 पुट कर दें, x डैश को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा x बराबर माइनस बीटा t हो जाएगा। यहाँ से आप इसका अवकलन करें तो अल्फा dx बराबर माइनस बीटा dt हो जाएगा और dx बाय dt हो जाएगा माइनस अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, ठीक है। और ये जो माइनस बीटा बाय अल्फा है वो किसके बराबर है, समीकरण 5 से देखिए dx बाय dt किसके बराबर है, v के बराबर है, तो आप इसे v के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको बीटा की वैल्यू मिलेगी कितनी, माइनस अल्फा v, इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। ये समीकरण 6 ले लीजिए एक तरह से, ठीक है। अब हम देखें कि यदि देखिए इसके सापेक्ष इसका वेग तो v हो गया, लेकिन इसके सापेक्ष इसका वेग कितना होगा, माइनस v हो जाएगा। ये एक तरह से उसी तरह की कंडीशन बनती है जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं और बाहर एक पेड़ है, तो ये तंत्र तो पेड़ हो गया है, ये तंत्र क्या हो गया है, ट्रेन हो गया है। तो ट्रेन में आप बैठे हैं, यहाँ वाले ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि पेड़ जो है वो पीछे की तरफ को जा रहा है, यानी कि ये तंत्र पीछे की तरफ को जा रहा है। और कितने वेग से जा रहा है, v वेग से ही जा रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में, यानी कि s डैश तंत्र के सापेक्ष वेग, तंत्र के सापेक्ष जो वेग है dx डैश बाय dt, ये कितना हो जाएगा, माइनस v हो जाएगा। इसे आप समीकरण 5, तो फिर ये 6 होगी ना, यहाँ भी 5 दे रखी, ये 6 हो गई और इसे आप 7 नाम दे दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करें, इस समीकरण में और इस समीकरण में x इज इक्वल टू 0 पुट करें। x इज इक्वल टू 0 रखने पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0 आप रखेंगे तो x डैश बराबर आपको बीटा t मिल जाएगा, और यहाँ आप 0 रखेंगे तो t डैश बराबर आपको डेल्टा t मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो x डैश अपॉन t डैश, दोनों समीकरणों को आप डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड करेंगे तो बीटा अपॉन डेल्टा आपको मिल जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x डैश, डेल्टा x डैश इज इक्वल टू बीटा t डैश है। अब इसका आप अवकलन करिए तो ये हो जाएगा डेल्टा dx डैश बीटा dt डैश, यहाँ से आप लिख सकते हैं बीटा बाय डेल्टा, ठीक है। और ये बीटा यहाँ पर किसके बराबर है, देखिए बीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, माइनस अल्फा v, तो बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा v अपॉन डेल्टा हो गई। और ये वैल्यू इस इक्वेशन से कहाँ गई, ये 6, 7, ये 8, इस इक्वेशन से dx डैश बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस v के बराबर है। तो यहाँ से आप माइनस v से माइनस v कैंसिल कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा। ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर आपकी 9 हो गई, ठीक है। अब जो हमने लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण माने थे, बस वहाँ पर हमें क्या करना है, बस यहाँ पर हमें ये अल्फा बीटा की और गामा डेल्टा की जो वैल्यू आई है वो पुट करनी है। तो x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा x, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा v
टी, ये हो गई। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, कॉमन लेके x माइनस वी टी, ये हो गई आपके पास x की वैल्यू। y डैश आपका y ही है, z डैश आपका z ही है, और t डैश आपका क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी ही नहीं, तो गामा x और डेल्टा की वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो ये आपको यहाँ से 4 समीकरण मिलते हैं। इन्हीं 4 समीकरणों को कहा जाता है लॉरेंट्ज रूपांतरण। देखिए अभी भी यहाँ पर जो कांस्टेंट अननोन है, यहाँ पर अल्फा है और गामा है, 2 कांस्टेंट अभी भी यहाँ पर अननोन है। इन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी और फिर हम उसमें पुट करेंगे, तब हम इन्हें वास्तविक लॉरेंट समीकरण कह देंगे कि अब हमारे पास जो लॉरेंट समीकरण है उनका अंतिम रूप आ चुका है। अभी हम इन्हें इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये काम लॉरेंट्स ने किया है, ये लॉरेंट्स ने समीकरण दिए हैं अपने विवेक के आधार पर, इसीलिए हमने लॉरेंट्स रूपांतरण इनको लिखा है। लेकिन इनको और सिंप्लीफाई करके और ये जितने भी कॉन्स्टेंट उसने यूज़ किए हैं, ये अननोन कॉन्स्टेंट हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके लिखा है। तो देखिए ये लॉरेंट्स समीकरण हमें मिल गए हैं, लॉरेंट्स रूपांतरण समीकरण। इन्हीं इक्वेशन नंबर 10 हमने नाम दे दिया। अब इन लॉरेंट समीकरण को जिस तरह से हमने पहले क्या किया था, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जो थे उन्हें इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई किया था, तो अब के बाद जो हमें लॉरेंट समीकरण मिले हैं उन्हें हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 10 इंटू 2, वहाँ पर हमारे पास क्या था, एक्स डैश स्क्वायर यानी कि अल्फा एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर हो गया, प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश वाई के बराबर ही है, प्लस जेड डैश जेड के बराबर ही है, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी डैश स्क्वायर, तो यहाँ पर गामा एक्स प्लस अल्फा टी का स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करके अल्फा से भी मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा स्क्वायर से भी, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर, इस टर्म का हो गया। अब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स वी टी, यही आएगा, इसका स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऐसा ये, माइनस इसका स्क्वायर करके सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये माइनस भी है ना बाहर, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 सी स्क्वायर गामा एक्स अल्फा टी, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो जो एक्स स्क्वायर के टर्म हैं उन एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब जो टी स्क्वायर के टर्म है उन्हें आप एक साथ ले लीजिए, ये टी स्क्वायर का टर्म है और ये भी टी स्क्वायर का टर्म है, माइनस अगर इसमें से कॉमन ले लें, माइनस टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर। यहाँ पर ठीक है क्या ये? हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर भी आ गया। अब जो एक्स टी है ये एक्स टी का टर्म है और ये भी एक्स और टी का टर्म है, इसे भी एक साथ ले लेते हैं, तो ये माइनस कॉमन ले लीजिए आप, माइनस 2 अल्फा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन आ गया, एक्स टी भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गया है, एक तो अल्फा रह गया है यहाँ पर, एक यहाँ पर वी रह गया है, ठीक है, एक अल्फा रह गया है, एक वी रह गया है यहाँ पर, तो बस यही रह गए। और इस टर्म में प्लस सी स्क्वायर रह गया है, यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं है, एक गामा रह गया है
और बस यही रहा है, और क्या हो गया है, 2 बाहर ले लिया, अल्फ़ा बाहर ले लिया, xt बाहर ले लिया, ठीक है। अब आपके पास जो बचा है वो लिख देते हैं y² + z² = 0। अब देखिए, अगर इस समीकरण की आप समीकरण 1 से तुलना करें, ये समीकरण हमारी, इसे 11 दे दीजिए, और ये समीकरण हमारी 1 थी। इस समीकरण के साथ आप तुलना करेंगे तो इन दोनों का प्रारूप बिल्कुल एक जैसा है, बस यहाँ पर कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोफिशिएंट आ रहा है, लेकिन इनका प्रारूप बिल्कुल एक जैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रकाश की चाल, जहाँ पर प्रकाश का वेग अचर है, वहाँ पर लॉरेंट समीकरण मान्य होते हैं। तो इसको जब कंपेयर करते हैं तो ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x² के साथ 1 है, तो α² - c² γ² दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ पर t² के साथ, -t² के साथ कोफिशिएंट क्या है, c² है, तो ये कोफिशिएंट c² के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट है, देखिए ये xt का कोई टर्म नहीं है यहाँ पर, तो xt का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर होगा। 2α v + c² γ दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम सबसे पहले क्या करें, इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ से α² मैंने कॉमन ले लिया, और c² भी साथ में अगर कॉमन ले ले तो 1 - v² / c² होगा, और c² से c² कैंसिल, और यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी 1/√1 - v² c²। ये अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। इस अल्फ़ा की वैल्यू को अगर आप यहाँ यूज़ करें, तो यहाँ यूज़ करेंगे तो ये टर्म तो 0 में चला गया, बचा क्या, αv + c² γ दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करें, अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करने पे क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, αv = -c² गामा हो जाएगा। गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल गई है जहाँ पर कोई भी अननोन कांस्टेंट नहीं बचा है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -αv/c² हो गई। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें पता है, नोन है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये जो अल्फ़ा और गामा की वैल्यू आ गई है, बस उनको हमें किस में यूज़ करना है, लॉरेंट्ज़ इक्वेशन में यूज़ करना है। तो लॉरेंट्ज़ इक्वेशन में हम इसको यहीं लिख देते हैं साइड में ही। तो x' की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा x - vt अपॉन √1 - v²/c²। ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। y' वैसा का वैसे रहेगा, z' भी वैसा का वैसे रहेगा, और t' की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा। देखिए यहाँ से आप क्या करें, अल्फ़ा को कॉमन लें, अल्फ़ा अगर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, t + गामा x अपॉन अल्फ़ा, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर आप गामा की वैल्यू को पुट करें तो अल्फ़ा t प्लस, देखिए यहाँ पे गामा की वैल्यू है ये, तो अगर इस अल्फ़ा को हटाकर आप इधर लिख दें इसके नीचे गामा अपॉन अल्फ़ा, तो गामा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है, -v/c²। तो ये हो जाएगी, प्लस हट जाएगा -vx/c², और यही हमारे लॉरेंट्ज़ रूपांतरण समीकरण हैं। थैंक यू।